हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 करेंगे, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। और हम एक गैल्वेनिक सेल का टाइप पढ़ेंगे, दैट इज योर डेनियल सेल। और उसके बेसिस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो टॉपिक है बच्चों, आपके सीबीएसई और एचपी बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है गैल्वेनिक सेल। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं किसी भी बोर्ड्स की बात करूं, चाहे मैं एचपी बोर्ड की बात करूं, चाहे मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, मैं नीट की बात करूं, चाहे मैं जेई मेंस या एडवांस की बात करूं, भाई गैल्वेनिक सेल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको गैल्वेनिक सेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटर कन्वर्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास दो पार्ट थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। सबसे पहला पार्ट हमारे पास था बच्चे गैल्वेनिक सेल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और अगला जो पार्ट था वो था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या करता था बच्चे, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो वाला पार्ट था जो बच्चे केमिकल एनर्जी से क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता था फ्रॉम किसी भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था ये चीज। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कोई एक केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट किया था। हमको वही काम करना है बच्चे गैल्वेनिक सेल का। अब यहाँ पे हमको गैल्वेनिक सेल में क्या देखना है, गैल्वेनिक सेल बच्चों एक ऐसा सेल होता है जो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन थी जो अपने आप हो रही थी, जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप हो रही थी, वहां पे कुछ एक एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी। और उसी केमिकल एनर्जी से हमने क्या करनी थी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था। और इसी काम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो ये क्या बोलते हैं, द सेल इन विच electricity is produced by using energy that is released from spontaneous chemical reaction are called galvanic cell। तो वही है galvanic cell की जो भी कोई रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस थी, वहां से जो आपने एनर्जी रिलीज की थी, उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पे होता क्या है बच्चों, केमिकल एनर्जी जो रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है उसको आपने किस में कन्वर्ट किया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। गैल्वेनिक सेल की अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन कुछ बताऊं, यहां पे हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहां पे हमारे पास दो सेल होंगे। एक सेल का नाम होगा बच्चे एनोड हाफ सेल और दूसरे सेल का नाम क्या होगा बच्चे, कैथोड हाफ सेल। इंपॉर्टेंट बात पता चल गई। अब जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा, एनोड हमेशा कौन होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे वो वाला मेटल होगा जो कि मोर रिएक्टिव होगा और इसका नाम क्या रख देंगे हम, एनोड। और इस एनोड को इसी के इलेक्ट्रोलाइट में हम जो है वो डिप कर रहे होंगे। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास होगा लेस रिएक्टिव मेटल जिसका नाम हम क्या रखेंगे बच्चे, कैथोड, क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा होगा। और इसको भी हम इसी के ही इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करेंगे, डिप करेंगे और इनको हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज जो है वो चेक कर रहे होंगे। बस ये हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दिस सेल ईच इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया एनोड को भी उसी के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और बच्चे हम कैथोड को भी उसी के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। इतनी बात क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। बहुत तरह के गैल्वेनिक सेल हो सकते हैं भाई। अगर आपने एनोड में जिंक ले लिया और कॉपर को आपने किस में ले लिया, कैथोड में ले लिया, एक तो ये टाइप का हो सकता है। दूसरा, एनोड में आपने क्रोमियम ले लिया और लेड को आपने कहां पे ले लिया, कैथोड में ले लिया। तीसरा क्या हो सकता है बच्चे, तीसरा आपने निकल को ले लिया एनोड में और सिल्वर को किस में ले लिया, कैथोड में। चौथा आपके पास हो सकता है बच्चे आयरन और यहाँ पे कॉपर का। तो आपके पास ये ध्यान रखना है कि एनोड हमेशा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मोर रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, मतलब जिसकी एसआरपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और बच्चे कैथोड आपका वो होना चाहिए जिसकी एसआरपी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए एनोड से। बस इस बात का आपने ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, गैल्वेनिक सेल। लेकिन गैल्वेनिक सेल में से भी आपकी एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल हमको जो है वो इलेबोरेट फॉर्म में दिया है। वो है जिंक एंड कॉपर का सेल, जहां पे एनोड किसका होगा बच्चे, जिंक का होगा और कैथोड किसका होगा, कॉपर का होगा। और उसका नाम क्या बोल दिया, उसका नाम बोल दिया डेनियल डेनियल सेल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं बच्चे, वोल्टेइक सेल। इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। तो चलिए डेनियल सेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि कुछ नहीं है, वो भी एक गैल्वेनिक सेल ही है, लेकिन इसका एनोड जिंक होगा और इसका कैथोड कॉपर होगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। डेनियल सेल जो होता है, इट इज ए गैल्वेनिक सेल इन विच एनोड किसका होता है बच्चे, जिंक का होता है और कैथोड किसका होता है, कॉपर का होता है।
हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमने एनोड को उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करना होता है और बच्चे कैथोड को भी उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करना होता है। इसकी सबसे पहले मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर जाके हम जो है वो कंस्ट्रक्शन इसका रीड करेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस तरफ में ध्यान आपको नहीं देना है। हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, एक कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है। इस वाले कंटेनर में हमारे पास क्या है बच्चे, मोर रिएक्टिव मेटल है और वो मैंने कौन लिया है, डैनियल सेल में हमने इसको क्या लेना है बच्चे, जिंक लेना है। तो एनोड मेरे पास किसका बना है बच्चे, एनोड मेरे पास जो है वो जिंक का बना है। तो एनोड मेरे पास मोर रिएक्टिव मेटल दैट इज जिंक है। और सिमिलरली बच्चे जिंक को मैंने इसीलिए किस में डिप किया है बच्चे, उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में दैट इज ZnSO4। तो मैंने इसको किस में डिप कर दिया बच्चे, ZnSO4 में। तो इसको मैं कुछ ऐसे करके बना देता हूं, यहाँ पे मैंने इसको किस में डिप कर दिया बच्चों, ZnSO4 में। और ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है बच्चे, जिंक सल्फेट है। तो मैंने इसको ZnSO4 बोल दिया। इतनी बात क्लियर है भाई। अब मैंने क्या किया बच्चे, दूसरी साइड में क्या लिया, कैथोड। कैथोड में क्या है बच्चे, कैथोड में मेरे पास कॉपर है। और कॉपर को क्या करता हूं बच्चे, मैं कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है और कॉपर को मैं क्या कर रहा हूं, मैंने CuSO4 में डिप किया। तो सबसे पहली बात, इसका मैं जो है कलर वो चेंज कर देता हूं। इसका जो कलर है कुछ और कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका कलर हमने ये कर दिया, ठीक है भाई। अब मेरे पास जो कॉपर सल्फेट है वो एक्चुअल में ब्लू कलर का होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लू कलर में किसको कर देता हूँ बच्चे, कॉपर सल्फेट को जो है वो मैं ब्लू कलर में डिप कर देता हूँ। इतनी बात क्लियर है। तो ये साइड मेरे पास किसका हो गया, ये साइड मेरे पास हो गया ZnSO4 का और इसमें क्या डिप किया मैंने, जिंक मेटल। और ये साइड मेरे पास किसका हो गया, ये मैंने कॉपर सल्फेट का हो गया और इसमें मैंने क्या डिप किया है, कॉपर मेटल। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये एनोड है तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन। इस वाले सेल को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं बच्चों, इस वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या फिर इसको हम बोलते हैं बच्चे एनोड हाफ सेल। इसको हम एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं। और इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं बेटे, रिडक्शन हाफ सेल या फिर कैथोड हाफ सेल। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चे जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और किसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में एक तो मेटल है जो कि जिंक है और यहाँ पे क्या है, जिंक+2 है और यहाँ पे SO4 - का 2 है। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा बच्चे, ये जो जिंक का मेटल है, यहाँ पे ये जो जिंक का मेटल है, ये क्या करेगा, ये दो चीजों में डिसोसिएट कर जाएगा। किस किस में, एक तो जिंक+2 आयन में और बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन में। अब क्योंकि ये जो जिंक था ये मेटल था बच्चे, ये जो जिंक था ये मेटल था, अब ये सॉलिड फॉर्म में लिखूंगा तो ये जब मेटल था, जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये जिंक+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रोड से होते हुए ऊपर को चले जाएंगे। तो बच्चे ये जिंक+2 जो है वो एक्वस है, यहाँ पे मैंने एक्वस लिख दिया। और ये सुनना बात को ध्यान से, ये तो क्या है, ये मेटल है, लेकिन ये क्या है, ये जो है टूट के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जा रहा है। मेरी बात क्लियर हुई। अच्छा, जब ये बच्चे नीचे को आया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ से होते हुए, एनोड से होते हुए आगे को गए। और जब ये आगे को गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया। और बल्ब अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो यहाँ पे फ्लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, या फिर आपका जो बल्ब है, ये जो बल्ब है बच्चे वो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अरे सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है। क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। तो ये तो सिर्फ अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहा है। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ को जा रहे हैं। अब मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से होते हुए यहां को आएंगे। अब उन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन खाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके अंदर के जो कॉपर+2 है वो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे चेक करेंगे आप, इसके अंदर जो कॉपर+2 है वो क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इस कैथोड की तरफ को जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कैथोड की तरफ को जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉपर+2 जो है, कॉपर+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे जो कि बच्चे इस वायर से होते हुए यहाँ पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए इसकी तरफ आएंगे और यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसका क्या मतलब है, इन कॉपर+2 ने जो 2 इलेक्ट्रॉन खाए वो कॉपर में कन्वर्ट हो गए और वो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास एनोड हाफ सेल है और ये मेरे पास कैथोड हाफ सेल है। तो ये तो बढ़िया है ना कि ये टूट टूट के नीचे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से यहाँ को जाएगा। तो ये दोबारा से एक और जिंक का एटम टूटेगा, जिंक+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो ये तो हमारा सेल जो है वो चलते रहना चाहिए और यहाँ पे जो है वो बल्ब ग्लो करेगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या फिर E0 सेल जो है वो निकालता रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन सुनो,
ये जो सेल था बच्चों, ये जो सेल था, ये जो गैल्वेनिक सेल की आपने जो बात करी या फिर डैनियल सेल की बात करी, ये काम आपका 1 सेकंड के अंदर जो है वो काम करना बंद कर गया। देखो इतना अच्छा हमने सेल बनाया, लेकिन आपका जो एनोड है वो टूट भी रहा है, जिंक+2 में टूट रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है। लेकिन बच्चों ये जो सेल था हमारा 1 सेकंड में जो है वो काम करना जो है वो बंद कर गया। ऐसा क्यों हुआ? जब यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सेल जो है वो काम करना बंद क्यों कर गया? सोचो जरा आप इस बात को, क्यों काम बंद करना बंद कर गया? ठीक है, सोच लिया बच्चों आपने। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनना बात को ध्यान से। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस रिएक्शन, जब जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था, हमारे पास क्या था बच्चों? ZnSO4 था। ZnSO4 का क्या मतलब है? हमारे पास जिंक+2 थे और यहाँ पे SO4 माइनस थे। मान लेते हैं हमारे पास 100 ही क्या था बच्चों? 100 मेरे पास जिंक+2 था और 100 ही बच्चों मेरे पास क्या था? SO4 माइनस था। तो मेरे पास सबसे पहले केटाइन और एनाइन क्या थे बच्चे? इक्वल थे। पहली बात क्लियर होगी। लेकिन बच्चों जब आपके ऊपर से टूट टूट के जब नीचे को जिंक+2 आ रहा है, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि सर यहाँ पे पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है? तो अगर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा था आगे जाने के लिए, वो इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से वो क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। सुनना बात को ध्यान से। जैसे बच्चों जिंक+2 टूट टूट के इसके अंदर आ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे जिंक+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है? तो ये जो है टूट टूट के इसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरी जिंक+2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा? जो अब मूविंग जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे, उसको जो है नीचे से अट्रैक्शन मिलेगी, यहाँ पे प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो वो आगे ना जाने के बजाय कहाँ जा रहा है बच्चों? पीछे आ रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो ही नहीं करेगा, वो वापस आ जाया करेगा, तो क्या यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ग्लो ऑफ बल्ब होगा? क्या नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो सेल है ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और जिसकी वजह से वो वापस आ रहा है और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली बच्चों अगर आप यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे भी क्या था बच्चे? कॉपर सल्फेट था। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास क्या था बच्चे? ये भी इक्वल थे, ये भी मेरे पास कॉपर 100 थे और बच्चे सल्फेट भी मेरे पास कितने थे? 100 थे। तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था? जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, तो ये मेरे पास इक्वल थे। लेकिन अब क्या हुआ? सारे के सारे नेगेटिव, मतलब सारे के सारे कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर में कन्वर्ट हो गए, तो सारे के सारे वो जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो गए? कॉपर में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? SO4-2। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था और यहाँ पे जो है कैथोड में जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो रहा था। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आने देगा, और अगर वो चला भी गया तो वो यहाँ पे सेल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उनको रिपल्शन फील होगी, फिर से उसको वापस फेंक देगा। तो हमारे पास बच्चों इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक ऐसी चीज बनाई जिसको हम आज जो है वो सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर देखो बेटा, ये क्या होता है? ये एक इन्वर्टेड मतलब उल्टा यू शेप का एक ग्लास की ट्यूब है, जिसके अंदर आपने क्या डाला है? जिसके अंदर आपने एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस डाला है। पेस्ट लाइक सब्सटेंस का क्या मतलब है? या तो अगर अगर डाला है, आपने डाला है बच्चों अगर अगर, अगर अगर ये एक ना बच्चों जेली की तरह होता है, अगर अगर, या फिर बच्चे जेलिटिन आपने डाला है। ठीक है, जेलिटिन आपने यहां पे डाला है और इसके अंदर हमने क्या डाला है? नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे कि मैं KCl मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे क्या मान लेता हूं? KCl। ये क्या है बच्चों? नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके अंदर क्या है? एक जेली फॉर्म में बच्चों आपने क्या डाल रखा है? पॉजिटिव भी डाला है और आपने नेगेटिव भी डाला है। पर इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या किया? कहीं ऐसा पता चला कि आपने ये डाल रखा है और वो सॉल्यूशन में जाके अलग ही रिएक्शन दिखा रहा है, तो आपने एक ऐसा जो है वो सॉल्ट ब्रिज तैयार किया। अब सॉल्ट ब्रिज को क्या किया आपने? इसके अंदर आपने जैसे ही अप्लाई किया तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो सेल है वो आपका काम करना स्टार्ट कर गया। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा था और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव बढ़ रहा था, इसके अंदर के जो प्लस और माइनस थे वो अपने आप ही यहाँ से यहाँ को मूव करने लगे और इसका जो पॉजिटिव है वो यहाँ से यहाँ मूव करने लग गया। तो जैसे मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या है? Cl नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है बच्चों? K प्लस है। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होता था, इसका नेगेटिव जो है वो सॉल्ट ब्रिज से किसके अंदर आ जाता था बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। और सिमिलरली जैसे ही इसका नेगेटिव बढ़ने लग जाता था तो इस सॉल्ट ब्रिज से K+ जो है वो इसके अंदर आता था। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसके अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, इसके अंदर अगर अगर सॉल्यूशन में जो भी कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वो नेक्स्ट
नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा वो कहीं दूसरी ही रिएक्शन ना दिखाने लग जाए। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं क्रिएट होगा और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं क्रिएट होगा, तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा उसको न्यूट्रलाइज करवा दिया जाएगा। किससे बचे? सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। तो हमारे पास क्या होगा, ये इसकी डिसोसिएशन होती रहेगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा और यहाँ पे जो कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट होता रहेगा। कुछ एक टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम या फिर आफ्टर रिएक्शन क्या होगा बच्चे, आपका क्योंकि मेटल यहाँ पे टूट रहा है तो आपके पास जिंक की इलेक्ट्रोड का जो मास है, जिंक की इलेक्ट्रोड का जो मास है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सिमिलरली बच्चों यहाँ पे कॉपर, क्योंकि कॉपर यहाँ पे बन रहा है तो वो कॉपर मेटल के इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाएगा और यहाँ पे दूसरी बात क्या होगा, जो कॉपर है बच्चे, कॉपर उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो थी वर्किंग ऑफ किसकी बच्चे, या तो गैल्वेनिक सेल हो सकती है या फिर डैनियल सेल हो सकती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों कंस्ट्रक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा था, अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बीकर। अरेंजमेंट में क्या है बच्चे, दो बीकर है, ये और ये। वन कंटेन वन मोलर ZnSO4 और अनदर में क्या है, वन मोलर CuSO4 है। ये बात समझ में आएगी, एक में ये इलेक्ट्रोलाइट है, एक में ये है। दूसरी बात ये क्या हो रहा है, जिंक रॉड इज डिप्ड इन ZnSO4 और कॉपर को हमने किस में डिप किया है, CuSO4। ऑब्वियसली बात है, जिंक को जिंक में डालेंगे और कॉपर को किस में डालेंगे, कॉपर सल्फेट में डालेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। देखो कई बार ये जो है एचपी बोर्ड में लिखने को आ जाता है, सीबीएसई में तो ये नहीं आता लिखने को, लेकिन कई बार ये एचपी बोर्ड में लिखने को आ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आपको ये लिखना है और फिर आपको जो है वो चीज एक्सप्लेन कर देंगे, बस बात खत्म। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, द इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर इज कनेक्टेड टू एम मीटर। अब इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे बच्चे, यहाँ पे एम मीटर से कनेक्ट करेंगे, जो कि क्या करेगा, विच विल यूज टू नो द पासेज ऑफ करंट यूजिंग थ्रू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनना बात को ध्यान से, क्या होगा बच्चे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, एनोड से कैथोड की तरफ होगा। एनोड इलेक्ट्रॉन देगा और कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं तो करंट तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो करता है। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चों, कैथोड से एनोड की तरफ को फ्लो करेगा। तो बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से बच्चे, एनोड से कैथोड की तरफ को, और मूवमेंट ऑफ करंट कहां से बच्चे, कैथोड से एनोड की तरफ को। आई होप इतनी बात भी समझ में आई होगी। बोथ द बीकर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, जिसको आपने क्या बोला, सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे आपने किससे कनेक्ट किया, इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, जब यहाँ पे आप जो है, जब यहाँ पे आप जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों का, दोनों इलेक्ट्रोड का जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बच्चे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के अंदर, जहां पे जिंक एनोड है और कॉपर बच्चे क्या है, कैथोड है, या फिर जो आप ई नॉट सेल निकालेंगे वो कितनी आएगी गैल्वेनिक सेल के लिए, 1.10 वोल्ट। तो बच्चों ये चीज आपको डैनियल सेल के लिए याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार हमको नहीं देते हैं। तो डैनियल सेल की ये जो ईएमएफ होती है वो कितनी आती है बच्चे हमारे पास, 1.10 वोल्ट। ये आप बात जो है वो ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये हमारे पास जो थी वो बात किसकी थी बच्चों, डैनियल सेल की। डैनियल सेल की वर्किंग को पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है इसकी सेल की रिएक्शन। सेल रिएक्शन हमेशा कैसे आती है बच्चे, कंप्लीट सेल की रिएक्शन कैसे आती है, आप पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हैं और बच्चों कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं और उसी को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आती है, सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, हम एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे। तो हमारे पास एनोड में क्या हुआ है बच्चे, एनोड में हमारे पास जो था वो जो जिंक था जो कि सॉलिड फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, जिंक +2 में, जो कि एक्वस फॉर्म में गया और बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने रिलीज किया। सबसे पहला काम हमारे पास ये हुआ। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास एनोड हाफ सेल की रिएक्शन है, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ एनोड वाला काम है। अब बच्चों कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इस कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो कॉपर +2 थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन खाए। तो क्या हुआ बच्चों, कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में रिडक्शन हुई है। तो कैथोड में क्या हुआ बच्चों, कॉपर +2 जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर था, जो कि एक्वस फॉर्म में था, उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन खाए जो कि वायर से आ रहे थे और वो किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों, कॉपर, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और इसीलिए वो कहां पे डिपॉजिट हो गए बच्चों, वो कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जाके जो है वो चिपक गए। इतनी बात क्लियर है। जिंक टूट रहा था और कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, तो ये हमारे पास काम चल रहा था। तो ये हमारे पास एनोड हाफ सेल है और ये मेरे पास कैथोड का हाफ सेल है। तो अगर मैं बच्चों एक सेल रिएक्शन लिखना चाहूं, इन दोनों को मिला के अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूं तो क्या होता है बच्चों, देखो इन दोनों को, एनोड और कैथोड को जब आप मिलाते हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेल रिएक्शन बोलते हैं। और वो किसको मिला के बनता है, एनोड को और कैथोड को। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, इस साइड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे और इस साइड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एनोड से यूज है वो कैथोड में यूज हो गए। तो यहाँ पे तो आपका कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे,
एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आप उसको बैलेंस जरूर करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब बचे हमारे पास यहाँ पे एरोसिस साइड कौन बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा जिंक। हमारे पास बचा जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और बचो कॉपर +2 जो कि हमारे पास एक्वस फॉर्म में था। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, राइट साइड में क्या है बच्चों, मेरे पास जिंक +2 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉपर है। अगर मैं आपको दिस फॉर्म में भी बताऊं तो हमारे पास जिंक की क्या हो रही है बच्चे, जिंक जो है अपने प्लस फॉर्म में जा रहा है, तो इसीलिए मैं क्या बोल दूंगा कि जिंक की यहाँ पे सर क्या हो रही है, जिंक की हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है बच्चे, बच्चे को पता है ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे होती है। सिमिलरली बच्चों मेरे पास कॉपर की क्या हो रही है, कॉपर मेरे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे कॉपर की जो है, कॉपर की रिडक्शन चल रही है, इसीलिए मैंने क्या बोला कि ये कहाँ पे होती है बच्चे, कैथोड में होती है। तो कॉपर की क्या हुई बच्चे, कॉपर की हमारे पास रिडक्शन हो गई। तो बच्चों मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन ही तो चल रही है, तो यहां से हमारे पास क्या निकलेगी, केमिकल एनर्जी। और इसी रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी निकली उसी को हमने क्या लगाया, कन्वर्ट किया बच्चे, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास कौन क्या था बच्चे, सेल रिएक्शन थी, जो कि आपको गैल्वेनिक सेल की या फिर डैनियल सेल की जो है वो आनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं गैल्वेनिक सेल में, तो हमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हुई है डैनियल सेल के अंदर। सबसे पहले मैंने क्या देखा बच्चों, जिंक रॉड जो है वो उसका मास जो है वो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो धीरे धीरे करके डिसोसिएट कर रही है, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन आगे को जा रहे थे। तो इसका जो मास है समय के साथ में क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चे, कि जो कॉपर है, कॉपर गेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। तो बच्चे कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जितने भी कॉपर +2 आयंस है, इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन खाने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से उसके ऊपर जो मास है वो डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो एनोड वाली जो रॉड है उसका मास इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपने ध्यान दे दिया कि जो कैथोड, सॉरी मैंने एनोड बोल दिया, ये जो कैथोड है गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, दूसरी बात ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 इन ZnSO4 इंक्रीज। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों यहाँ पे जो है जिंक +2 की कंसंट्रेशन इस वाली एनोड वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये टूट के यहाँ पे जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। देखो स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में मेरे पास 100 ही केटाइन थे, और बच्चों 100 ही मेरे पास क्या थे, एनाइन थे। लेकिन जैसे ही आपका ये जो सेल चलना स्टार्ट हुआ, तो इसने क्या किया, जिंक +2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो इस साइड में एनोड वाली साइड में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और बच्चों कैथोड वाली साइड में क्या हुआ, कैथोड वाली साइड में जो है वो सारे के सारे कॉपर +2, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, 100 ही कॉपर +2 था, और मान लो 100 ही मेरे पास SO4 था। तो सारे के सारे कॉपर +2 जो यूज हो गए बच्चों, तो ज्यादातर मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, माइनस का SO4। तो SO4 का -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है कि कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 इन ZnSO4 इंक्रीज होता है, और बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 कॉपर सल्फेट में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पॉजिटिव बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब इसी को खत्म करने के लिए हमने क्या लगाया था बच्चों, सॉल्ट ब्रिज लगाया था। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगली बात ये काफी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होता है बच्चों, एनोड से कैथोड की तरफ को, और करंट तो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। तो करंट जो होता है वो कहां से होता है, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। जो जो आपके पास डैनियल सेल है उसकी वोल्टेज कितनी आपको मिलेगी बच्चों, 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आपको ई सेल मिलेगा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ई सेल जो हमारे पास मिलेगा बच्चों, वो आपको डैनियल सेल में कितना मिलेगा, 1.10 वोल्ट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको बच्चे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से अगर चलाना है, तो आपका 1.10 वोल्ट से भाई कुछ भी नहीं होगा। आपको कम से कम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाने के लिए कम से कम 220 वोल्ट का जो है वो पोटेंशियल चाहिए होगा, इज नीडेड फॉर वर्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेल आर कॉल्ड बैटरी। तो आप क्या करते हो, बहुत सारी गैल्वेनिक सेल जो है उनको कंबाइन करते हैं, और फिर जाके आप क्या बनाते हो, वो चीज जो बन जाती है वो एक बैटरी बन जाती है। इतनी बात क्लियर है। देखो एक सेल का, एक जो गैल्वेनिक सेल है उसका पोटेंशियल कितना है बच्चों, 1.10 वोल्ट। तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमको अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने तो कम से कम 220 वोल्ट तो चाहिए। तो इन सभी का जब आप कॉम्बिनेशन करते हो, बहुत सारी गैल्वेनिक सेल को कंबाइन करते हो, तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, बैटरी बन जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तीन बड़े इंपॉर्टेंट केस है।
जो बहुत ज्यादा बार एचपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड नीट जेई में आ रखे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका बच्चे, गैल्वेनिक सेल का और एक बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक गैल्वेनिक सेल लिया है और ऊपर उसके एक्सटर्नल बैटरी ई एक्सटर्नल जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पे क्या है बच्चे, गैल्वेनिक सेल और बाहर में बैटरी है, और एक गैल्वेनिक सेल और एक बैटरी है। तो इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इसको मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहला केस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल का जो करंट है वो ज्यादा है, लेकिन एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है वो कम है। मतलब आपकी जो गैल्वेनिक सेल है वो ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल बैटरी है वो उसकी वोल्टेज हमारे पास कम है। तो जब बच्चे, जब E external is less than E galvanic cell that is 1.10 वोल्ट, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा बच्चों, फ्रॉम एनोड टू कैथोड या फिर फ्रॉम जिंक टू कॉपर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो है वो मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जब ई एक्सटर्नल जो है वो 1.10 वोल्ट से भी कम होगा, तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा बच्चे, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। जिंक से कॉपर की इलेक्ट्रोड की तरफ को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हेंस करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा और करंट का फ्लो कैसे होगा, कॉपर से जिंक की तरफ होगा। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा बच्चों, ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। दूसरी बात, अगर हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल जो है उसका जो वोल्टेज हमारे पास जो मिल रहा है वो 1.10 वोल्ट है, और जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका भी जो वोल्टेज हमारे पास कितना मिल रहा है, 1.10 वोल्ट। तो दोनों गैल्वेनिक सेल भी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये जो एक्सटर्नल बैटरी है ये भी हमको सेम ही करंट दे रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन ई एक्सटर्नल 1.10 वोल्ट के बराबर होगा तो आप क्या बोलेंगे, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट विल टेक प्लेस। ना एनोड से कैथोड की तरफ को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ना कैथोड से एनोड की तरफ को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ई एक्सटर्नल भी बराबर है और डेनियल सेल का जो वोल्टेज है वो भी बराबर है। तीसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके पास जो डेनियल सेल है उसका तो वोल्टेज कितना है बच्चे, 1.10 वोल्ट। लेकिन जो बैटरी आपने लगाई है, देखो सबसे पहले आपने बैटरी को यहाँ पे रखा, देखो यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे वोल्टेज कम थी। फिर आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखा, देखो बीच में रखा आपने, तो वोल्टेज बढ़ गई। और फिर आपने इसको यहाँ पे रख दिया, आपने काफी ज्यादा जो है एक्सटर्नल बैटरी का जो है वो वोल्टेज बढ़ा दिया। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.10 वोल्ट। और यहाँ पे जो ई एक्सटर्नल है मान लो उसको कितना कर दिया हमने, 1.50 वोल्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे ई एक्सटर्नल की जो वोल्टेज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1.10 वोल्ट जो कि गैल्वेनिक सेल का है। अब वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम जो करेगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कोई एक केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट कर रहा होगा। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे वो जिंक से कॉपर को नहीं होगा, वो तो गैल्वेनिक सेल करवाता है। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी ज्यादा है, तो अब वो कहां से कहां होगा बच्चे, कॉपर से जिंक की तरफ को होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब क्या होगा बच्चे, कॉपर का जो मास है, कॉपर का जो मास है वो डिक्रीज हो रहा होगा, और जो बच्चे जिंक का मास है वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो चलिए इसको रीड करते हैं। जब हमारे पास ई एक्सटर्नल ज्यादा होगी किससे बच्चे, गैल्वेनिक सेल के वोल्टेज से, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। कॉपर से जिंक मतलब उल्टी रिएक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, कॉपर से जिंक को होगा। और बच्चे करंट का फ्लो कहां से होगा, जिंक से लेकर कॉपर को होगा। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, जिंक जिंक डिपॉजिटेड है, जिंक जो जिंक है बच्चों वो जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कॉपर डिसॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर क्या करेगा बच्चों, ये हमारे पास क्या कर जाएगा, कॉपर जो है वो डिसोसिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 में। सिंपल सी बात क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तीन केस आएंगे। सबसे पहली बात, जब आपकी जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका करंट, उसका जो वोल्टेज है वो 1.10 वोल्ट से कम है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, और जो मैंने आपको बताया वही काम हो रहा होगा। अगली बात, अगर बच्चे ई एक्सटर्नल एक्सटर्नल बैटरी का जो करंट है वो भी किसके बराबर आएगा बच्चों, गैल्वेनिक सेल, तो ना तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा ना वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर बच्चों गैल्वेनिक सेल का जो हमको पोटेंशियल मिल रही है वो 1.10 वोल्ट है, और एक्सटर्नल बच्चों 1.50 है, मतलब इसकी ज्यादा है एक्सटर्नल, तो अब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अब वो जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह जो है वो बिहेव करेगा। आई होप ये तीन केस जो है वो आपको समझ में आए होंगे, और ये जो तीनों केस है इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास,
वो 2025 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, द गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन। बच्चों गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है, जब आपका जो ई सेल होता है, ई सेल जो होता है वो कम होता है, लेकिन जो ई एक्सटर्नल होता है वो ज्यादा होता है। मतलब सेल की पोटेंशियल कितनी है बच्चे, 1.10 वोल्ट, और जो बाहर की पोटेंशियल है वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे बच्चे, इससे, वो 1.50 वोल्ट भी हो सकती है। तो ये जो है इस टाइम पे किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। तो जो इसका ऑप्शन है बच्चों, क्या क्या हो सकता है, देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें क्या काम करेगा वो गैल्वेनिक सेल का। ई सेल जीरो, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या है बच्चे, ई एक्सटर्नल जब ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास सेल का कितना है बच्चे 1.10 वोल्ट, और ई एक्सटर्नल कितना है बच्चे, इससे ज्यादा होना चाहिए, मान लो 1.50 वोल्ट है। तो इस टाइम पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, इस टाइम पे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका फर्स्ट का जो था वो क्या था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी था। ये बात समझ में आ गई। सेम बच्चों वैसे ही क्वेश्चन आपका 2024 में भी आया था। अब ये क्या बोल रहा है बच्चों, एसर्शन रीजनिंग के लिए एक नंबर का क्वेश्चन था। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक रिएक्शन दी है। अब देखो ये होती है सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है, फॉर ए डेनियल सेल, एक डेनियल सेल के लिए ये रिएक्शन दे रखी है। ई सेल आपको पता है बच्चों, ई सेल, ई नॉट सेल कितना होता है बच्चे इसके लिए, 1.10 वोल्ट, या फिर 1.1 भी बोल सकते हैं इसको। इफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन दिस, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास ई नॉट सेल से ज्यादा है ई एक्सटर्नल। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, ई नॉट सेल से क्या है, ज्यादा है क्या बच्चों, ई एक्सटर्नल। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहा है, कॉपर से लेकर जिंक को। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, जब आपके पास ये वाला ही केस बोल रहा है ना कि जब ई एक्सटर्नल ज्यादा है, क्या किससे बच्चों, ई सेल से। समझ में आ गई, ई सेल, क्योंकि सेल का पोटेंशियल कितना है बच्चों 1.10 वोल्ट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होता है बच्चों, ऑब्वियसली ये कहां से होता है बच्चों, कॉपर से लेकर जिंक को होता है। और ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करता है। तो ये भी वही बोल रहा है कि जब हमारे पास जो पोटेंशियल है कुछ एक्सटर्नल बैटरी का ज्यादा होता है, मोर देन 1.1 वोल्ट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होता है, कॉपर से लेकर जिंक तक। तो एसर्शन आपकी ठीक है। अब रीजनिंग चेक करते हैं। ये क्या बोल रहा है, सेल एक्ट एज गैल्वेनिक सेल, भाई ये क्या मजाक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, और या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल बैटरी जो है उसका करंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ई सेल। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। तो आपकी एसर्शन ठीक है और रीजनिंग गलत है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, तो ये तो गया, बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, तो ये भी गया क्योंकि रीजनिंग आपकी जो है वो गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है, ये एसर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स, तो ये वाला इसका आंसर जो है वो आपका हो जाना था। तो सेकंड का आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमारे पास सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। और ये क्या बोल रहा है, गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये जो गैल्वेनिक सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब बिहेव करेगा, देखो गैल्वेनिक सेल का जो ई सेल होता है बच्चे, ई सेल होता है जब वो इससे, जब ई एक्सटर्नल बच्चे, एक्सटर्नल बैटरी से जो करंट आ रहा है जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करता है। तो इसका तो क्या था बच्चे, ऑप्शन नंबर डी था। तो थर्ड का जो है आंसर वो क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी है। ये बात समझ में आ गई। अब ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन। तो ये दोनों ही रिपीट करके, तो 2020 में भी यही है और 23 में भी यही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो 2026 में क्वेश्चन पेपर आया था उसके जो क्वेश्चन है वो उसको आप जरूर करके जाइए, क्योंकि वो जो है अगले साल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका भी जो आंसर है वो क्या होने वाला है बच्चे, ई एक्सटर्नल बड़ा है ई सेल से, तो हमारे पास ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो था वो ऑप्शन नंबर सी था। आई होप इसकी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगला टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। हमने देखा था बच्चों गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ था, आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होना बंद हो गया था, या फिर सेल ने काम करना जो था वो बंद कर दिया था। उसको काम करवाने के लिए हमने दोबारा से यहाँ पे एक ऐसी ग्लास की ट्यूब लगाई थी जिसने हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव चार्ज जो था वो कम हो रहा था, और उसका नाम हमने क्या बोला था कि वो सॉल्ट ब्रिज होता है। तो अब हम चेक करते हैं ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। एचपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बच्चों ये काफी बार लिखने को आ जाता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सॉल्ट ब्रिज जो होता है एक इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, ऐसी उल्टी यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें क्या होता है बच्चे, केटाइन भी होता है और एनाइन भी होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होती है। किसके अंदर, या तो अगर अगर सॉल्यूशन में, या फिर बच्चे जेलेटिन के अंदर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं जरा। इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो कि रिएक्ट नहीं करता है। इसके अंदर जाएगा तो सिर्फ उसका चार्ज खत्म करेगा, रिएक्शन नहीं कर देगा कोई। जैसे कि बच्चे KCl है, या फिर KNO3 है, या फिर
अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, विद जेलेटिन। जेलेटिन मतलब एक जेली लाइक सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, जेली लाइक होता है, और इसके अंदर बच्चों प्लस और माइनस अपने आप इसके अंदर नहीं गिर जाता है। जैसे ही प्लस बढ़ता है तो नेगेटिव आता है, और यहाँ पे नेगेटिव बढ़ता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो ये एक जेली टाइप का सॉल्यूशन होता है, या फिर अगर अगर सॉल्यूशन जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आप, सेमी सॉलिड फॉर्म। अब इनकी फंक्शनिंग क्या होती है बच्चे, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसका काम क्या होता है। सबसे पहला हमने काम क्या देखा था बच्चे, कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन टू ऑफ बोथ द हाफ सेल एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो बेटा, एक्सटर्नल सर्किट को जो कंप्लीट करता है वो तो आपके इलेक्ट्रोड ही कर देते हैं, लेकिन आपका सर्किट अगर हमें कंप्लीट करना है तो बच्चे इंटरनल भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इंटरनल सर्किट को कौन कंप्लीट करता है बच्चों, ये हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये हमको इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट करके देता है। तो एक्सटर्नल सर्किट जो है वो इलेक्ट्रोड कंप्लीट करते हैं, और जो इंटरनल सर्किट है उसको कौन कंप्लीट करता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। तो एक्सटर्नल सर्किट कौन कंप्लीट करता था बच्चों, इलेक्ट्रिकल वायर, ये जो इलेक्ट्रोड और उसकी वायर है। और इंटरनल सर्किट को कौन कंप्लीट करता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अगला पॉइंट क्या बोलता है ये, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशन बोथ द हाफ सेल टू गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे प्लस बढ़ रहा था और यहाँ पे माइनस बढ़ रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होके रहती है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मूथ स्मूथ होता है, और फ्लो ऑफ करंट भी जो है वो उसमें भी कोई हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं होती है। थर्ड बात क्या बोल रहा है, इट प्रिवेंट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, एलजेपी को प्रिवेंट करता है। देखो क्या होता है, जब इसके अंदर बच्चे इसके अंदर प्लस, देखो सुनना, जब आपने ये कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन में बच्चों पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, या फिर जंक्शन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, इसके मूवमेंट की वजह से इसके जंक्शन पे जो चार्ज क्रिएट होता है उसको भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये सारा काम हमारे पास किसका था, सॉल्ट ब्रिज का। एग्जाम में क्या आता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, या फिर राइट द फंक्शनिंग या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है बच्चों, सेल नोटेशन या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अगला जो हमारे पास टॉपिक आएगा नर्स इक्वेशन, उसमें उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर किस फॉर्म में आते हैं बच्चों, सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में आते हैं। अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है तो आप उसके बेसिस पे रिएक्शन नहीं लिख सकते, और रिएक्शन नहीं लिख सकते तो नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सेल नोटेशन होता क्या है, चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम एक सेल को बनाते हैं तो एक साइड में क्या होता है बच्चे, एनोड, और एक साइड में क्या होता है, कैथोड। उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइट में हम डिप करते हैं, हम उसको कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अब हमको जो है वो इतना सारा काम जो है वो बार बार थोड़ी करना है। हमको तो क्या करना है, सेल नोटेशन याद करनी है। सेल नोटेशन क्या होता है, ये एक ऐसी नोटेशन होती है जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पे भी कौन इलेक्ट्रोलाइट है और कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट कौन है। बस आपको एक सेल नोटेशन से पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या चीज है। तो सेल नोटेशन को पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि आपको पूरा सेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक सेल नोटेशन से ही सारी चीजें जो है वो सेल के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं जरा। Each time to understand the cell, we will not draw whole cell। हर बारी सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक पूरा सेल नहीं बनाया करेंगे। हम क्या समझेंगे बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन। अगर बच्चों सेल नोटेशन आपको ध्यान रखनी है तो आपको क्या याद रखना है, ए बी सी। ए का यहाँ पे जो मतलब है वो बच्चे एनोड है, बी का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, और सी का क्या मतलब है बच्चे, कैथोड है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एनोड में क्या होती है बच्चे, ऑक्सीडेशन होती है, तो कोई भी मेटल जो होता है अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और कैथोड में क्या होता है बच्चे, रिडक्शन होती है, तो क्या होगा, कोई भी मेटल जो कि आयनिक फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चे, मेटल में कन्वर्ट होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ए बी और सी। ए में क्या होगा, एनोड की ऑक्सीडेशन होगी तो मेटल अपने आयनिक फॉर्म में जाएगा, और बी से कहां जाएगा बच्चे, आयन अपनी मेटेलिक फॉर्म में जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट द सेल नोटेशन ऑफ गिवन रिएक्शन। अब ये किसकी रिएक्शन है बच्चों, याद करो, ये हमने जो है अभी अभी पढ़ रखी है, जिसका नाम था बच्चे डैनियल सेल। हमने डैनियल सेल के अंदर जो है वो रिएक्शन पढ़ के रखी है। अब हमारे पास क्या होता है बच्चे, सेल नोटेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको एनोड पता होना चाहिए और कैथोड पता होना चाहिए। तो बच्चे एनोड में क्या होती है, एनोड में हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, तो मैं एनोड वाला पार्ट लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है सर, हमारे पास ऑक्सीडेशन जो है वो जिंक की हो रही है, तो हमारे पास जिंक जो है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि जिंक सॉलिड है तो मैं इसके नीचे एस लिख देता हूँ और इसको मैं एक्वस लिख देता हूँ। इतनी बात क्लियर है भाई। अब अगली बात मुझे क्या लिखनी है, कैथोड लिखना है। तो मैं कैथोड लिखने के लिए क्या करूंगा, कैथोड में क्या होती है बच्चों, रिडक्शन होती है, और रिडक्शन में देख पा रहा हूं किसकी हो रही है बच्चे, कॉपर की हो रही है। तो कॉपर +2 ने क्या किया,
दो इलेक्ट्रॉन खाए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या लिखनी है, पूरी सेल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन तो बाद में करेंगे, सेल रिएक्शन हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो सेल रिएक्शन है बच्चों, उसमें क्या है वो तो आपको लिख के रखिए, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जिंक है, इसने क्या किया, कॉपर प्लस टू को कंबाइन किया, कॉपर प्लस टू से कंबाइन किया और फिर किसकी चीज में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में और जिंक प्लस टू में। आई होप ये जो सेल रिएक्शन है वो आपको पता चला होगा कि कैसी आई है, एनोड और कैथोड की कॉम्बिनेशन से आई है। अब रिप्रेजेंटेशन में आपको पता था, बताया था मैंने, ए बी और सी होता है। ए का क्या मतलब होता है, एनोड, एनोड सॉल्ट ब्रिज और कैथोड, इतनी बात क्लियर है। तो बच्चे एनोड में क्या होती है, एनोड में ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है बच्चे, जिंक की, किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक प्लस टू में। तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पे जिंक जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या होता है बच्चे, एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब जो है वो हमारे पास फेज डिफरेंस है। ये जो एक डंडी होती है इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों जिंक किस में है, सॉलिड में, और जिंक प्लस टू किस में बच्चे, एक्वस मीडियम में है। तो इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस तो आ गया ना, तो इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस आ गया। अब बी का क्या मतलब होता है, बी का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज को हम बनाएंगे थोड़ी, उसको हम दो डंडियों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या बोला था, ए बी सी, एनोड सॉल्ट ब्रिज और कैथोड। तो एनोड तो हमने लिख दिया, अब हमको क्या लिखना है बच्चे, सॉल्ट ब्रिज लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल डंडी आएगी। अब कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, और किसका हो रहा है बच्चे, कॉपर, कॉपर, कॉपर प्लस टू जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉपर प्लस टू जो है, कॉपर प्लस टू जो कॉपर में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन कॉपर प्लस टू किस में बचे, एक्वस में, और ये कॉपर किस में बचे, सॉलिड में। तो यहाँ पे एक डंडी आएगी जो कि फेज का डिफरेंस बता रही होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बारी आपने यहां पे सीख लिया, अब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखना मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो बेटा सिंपल, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ए बी सी। एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की। तो मैं सिंपल लिख दूंगा कि सर यहाँ पे मैग्नीशियम है, एक डंडी आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम प्लस टू। ये क्या हो गया, एनोड, क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब क्या हो गया, कैथोड, कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन, सिल्वर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, सिल्वर मेटल में। तो यहाँ पे सिल्वर प्लस आएगा और यहाँ पे सिल्वर मेटल आ जाएगा। तो बस ये हमारे पास क्या थी बच्चों, रिप्रेजेंटेशन थी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि कैसे किसी भी सेल रिएक्शन से आप डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, राइट द सेल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, और नर्स इक्वेशन में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि एक रिप्रेजेंटेशन गिवन होगी और आपको सेल रिएक्शन जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास सेल रिएक्शन है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एनोड है, ये सॉल्ट ब्रिज है, और ये मेरे पास क्या है, कैथोड है। तो एनोड में क्या होती है बच्चे, ऑक्सीडेशन होती है। तो आप सीधा लिखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे। तो हम क्या लिख देते हैं बच्चे, एनोड की रिएक्शन लिख देते हैं। एनोड में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, क्रोमियम प्लस थ्री में। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, Cr प्लस थ्री में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब अगली बात ये क्या बोल रहा है बच्चों, आयरन प्लस टू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है बच्चे, कैथोड में, कैथोड में जो है वो रिडक्शन हो रही है, किसकी बच्चों, आयरन प्लस टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन में। तो हमारे पास क्या आएगा, आयरन प्लस टू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, आयरन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है, दिस शुड बी बैलेंस्ड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो। तो ये तो बैलेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि एनोड जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये खा दो ही रहा है। तो ये तो कोई बैलेंसिंग नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बच्चों इस साइड में क्या करूंगा, टू मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस साइड में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, थ्री मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसा करने से मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे टू और यहाँ पे कितना कर दूंगा, थ्री। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, और ये भी मेरे पास कितना बन जाएगा, थ्री टू जा सिक्स। तो मेरे पास एक्चुअल में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब मेरे पास क्या होगा, सुनना, यहाँ पे दो क्रोमियम होंगे और दो ही क्रोमियम, तीन आयरन होंगे और तीन ही आयरन। तो मैं इसको क्या लिख के चलूंगा बच्चों, यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम कितने बच्चे, दो है, और बच्चे मेरे पास आयरन कितने हैं, आयरन मेरे पास, आयरन प्लस टू जो है वो 3Fe प्लस का 2 है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चे प्रोडक्ट साइड में क्या है बच्चों, 3Fe है, और बच्चे मेरे पास क्या है, 2Cr प्लस का 3 है। बस इतनी सी बात है। ये आपके पास क्या होगा, सेल नोटेशन से सेल की रिएक्शन हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बैलेंसिंग जो है इलेक्ट्रॉन की जरूर रखनी है। अगला बच्चे,
इन एसएचई, अब एसएचई में जो है वो बैलेंसिंग सॉरी सेल रिएक्शन लिखने में बच्चों को बहुत 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 ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों। मैं काफी बार ऑफलाइन में भी ये चेक करता हूँ कि इसकी रिएक्शन लिखने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। ये वाला काम किसका है बच्चे? ये वाला काम एनोड का है। और ये वाला काम किसका है बच्चे? ये वाला काम कैथोड का है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले एनोड का काम लिखते हैं। एनोड में क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो मैं लिख देता हूं एनोड में। एनोड में क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन, मतलब आपका H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस में। और देखो क्योंकि यहाँ पे H2 है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 2H2, और यहाँ पे कितने निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब सर ये प्लेटिनम क्यों लिखे हैं? याद करो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने क्या किया था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एसएचई की थी। तो एसएचई के लिए मैंने आपको क्या बताया था? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना मुश्किल है, इसीलिए इसको हम किसके ऊपर बनाते हैं बच्चे? प्लेटिनम के। क्योंकि वो प्लेटिनम के साथ में लगा है तो इसीलिए प्लेटिनम को उसके साथ लिखते हैं। इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा एज सच कोई यूज नहीं होता है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हाइड्रोजन की होती है, रिडक्शन भी हाइड्रोजन की होती है। प्लेटिनम का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होता है। ये तो जस्ट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज होता है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब मैं कैथोड वाली साइड बताता हूँ। कैथोड में हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे? कैथोड में हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड का अगर मैं लिखूं तो कैथोड में क्या हो रहा है बच्चे? जो H प्लस है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चे? H2 में। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे 2H प्लस लूंगा। तो मैं यहाँ पे ये 2H प्लस लूंगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 में। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपकी जो है वो सेल रिएक्शन यहाँ पे एज इट इज आप लिख सकते हैं। तो आपका एनोड का भी पता चल गया और आपको कैथोड का भी पता चल गया कि एनोड कौन सी रिएक्शन कर रहा है और कैथोड कौन सी रिएक्शन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक साइड में आपने क्या लगाया है बच्चों? एसएचई लगाया है और दूसरी साइड में आपने क्या लगाया है? कॉपर लगाया है। मतलब आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक कर रहे हो किसकी बच्चे? कॉपर की। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये वाली किसकी साइड है बच्चे? ये वाली साइड मेरे पास एनोड की है। ये वाली साइड मेरे पास एनोड की है और ये वाली साइड मेरे पास किसकी है बच्चों? कैथोड की है। तो एनोड में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस में, 2H प्लस में। और बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं। सिमिलरली बच्चों कॉपर क्या करेगा? कॉपर प्लस 2 क्या करेगा बच्चों? ये कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होती है। तो क्या होता है बच्चों? कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? कॉपर में कन्वर्ट होना चाहेगा। अब आपको देखो जरा सेल रिएक्शन। अब देखो क्या 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? हाँ जी मिल रहे हैं। तो ये तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमारे पास क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब लेफ्ट वाली साइड में क्या लिखेंगे बच्चों? कॉपर प्लस 2 ने H2 के साथ में कंबाइन किया और यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? कॉपर प्लस 2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? यहाँ पे 2H प्लस आइंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी? यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं वो भी हमने जो है वो सीख लिया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।